कोई खुफिया एजेंसी कितनी दुस्साहसी हो सकती है? दूसरे देश में जासूस भेज देगी, ऑपरेशन कर देगी, राज चुरा लेगी। इससे ज़्यादा कुछ सोच पा रहे हैं आप? लेकिन दुनिया में एक एजेंसी ऐसी है जो हर बार ऐसा कुछ करती है कि गेम एक नए लेवल पर चला जाता है। मोसाद की बात कर रहे हैं, वही मोसाद जो पेजर में बम छिपा देती है और महीनों बाद उसे डेटोनेट करती है, किसी को शक नहीं होता। अगले ही दिन, इस घटना के अगले ही दिन वायरलेस सेट्स में धमाका करती है, उसका भी किसी को अंदेशा नहीं हुआ था। अब इसने क्या किया है वो समझने के लिए आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी। 26 सितंबर 2016 ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई को तेहरान की एक इस्लामिक सेमिनरी से आमंत्रण आया। उस कार्यक्रम में उन्हें सेमिनरी के छात्रों को संबोधित करना था। कार्यक्रम में खामेनेई जाते हैं, धर्म की बात करते हैं, साथ में उस समय ईरान की राजनीति के सबसे विवादित शख्स पर भी टिप्पणी करते हैं। कहते हैं कि अहमदी नेजाद मुझसे मिलने आए थे, मैंने उनसे अगला राष्ट्रपति चुनाव न लड़ने की सलाह उनको दी है, अपील की है। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो ये देश को दो हिस्सों में बांट सकता है, जिससे अंत में देश का ही नुकसान होगा। ठीक 7 महीने बाद 20 अप्रैल 2017 को ईरान के फॉर्मर प्रेसिडेंट महमूद अहमदीनेजाद राष्ट्रपति चुनाव का पर्चा भर देते हैं। बड़ी खबर यहाँ ये नहीं थी कि अहमदीनेजाद ने फिर से चुनाव लड़ने का फैसला किया, बल्कि बड़ी खबर ये थी कि उन्होंने रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब इस्लामी यानी ईरान की इस्लामिक क्रांति के सुप्रीम लीडर की अवहेलना की। सार्वजनिक रूप से खामेनेई के मना करने के बाद भी अहमदीनेजाद ने पर्चा भरा, लेकिन गार्जियन काउंसिल ने उनकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया। ईरान में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए गार्जियन काउंसिल का अप्रूवल मिलना जरूरी होता है। इसके लिए 12 मेंबर्स की सहमति आपको चाहिए होती है जो गार्जियन काउंसिल में बैठते हैं। 6 सिविल लॉयर्स होते हैं जिनको पार्लियामेंट चुनती है वहाँ की, और 6 इस्लामिक धर्मगुरु होते हैं जिन्हें सीधे सुप्रीम लीडर चुनते हैं। तो ले दे के बात वही हो जाती है कि गार्जियन काउंसिल तो है, लेकिन आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं इसका फैसला एक तरह से ईरान के रहबर के ही हाथ में होता है। आगे क्या हुआ होगा आप बिल्कुल गेस कर सकते हैं। गार्डियन काउंसिल प्रेडिक्टेबली अहमदीनेजाद को रिजेक्ट करता है। अहमदीनेजाद जो एक वक्त ईरानी पॉलिटिक्स के पॉप स्टार थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि रफसंजानी के बाद कोई आया है ईरान में जो पॉपुलैरिटी में सुप्रीम लीडर को टक्कर देता है, उन्होंने इस रिजेक्शन को घुट घुट कर पिया नहीं। उन्होंने गार्डियन काउंसिल की व्यवस्था की ही खुलकर आलोचना शुरू कर दी। अहमदीनेजाद 2005 से 2013 यानी 2 टर्म्स के लिए ईरान के राष्ट्रपति रह चुके हैं। 4-4 साल का वहां होता है। ईरानी सिस्टम में एक शख्स 2 टर्म्स तक राष्ट्रपति रह सकता है, इसके बाद उसे न्यूनतम 1 साल का गैप देना होता है। लगातार 3 नहीं लड़ सकते। गैप दे दिया, उसके बाद दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। तो 2017 में जब अहमदीनेजाद पर्चा भरते हैं तो कानूनी रूप से सही थे। अगर उम्मीदवारी उनकी अप्रूव होती तो उनका सामना होता सर्विंग प्रेसिडेंट हसन रूहानी से। अब रूहानी जो थे अलोकप्रिय नहीं थे, रिजीम की ही पसंद के थे, लेकिन रूहानी और अहमदीनेजाद के बीच अगर पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट होता तो कौन जीतता ईरान में हर कोई जानता था। इसके बाद अहमदीनेजाद 2021 में चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं जब रईसी जीतते थे। खामेनेई की अनुमति उन्हें नहीं मिली। रईसी की असमय मृत्यु हो जाती है तो 2025 में फिर चुनाव होते हैं। तो एक बार फिर अहमदीनेजाद पर्चा भरना चाहते हैं, लेकिन रहबर साथ नहीं देते। यहाँ तक आते आते अहमदीनेजाद समझ जाते हैं कि खामेनेई अपने जीते जी उन्हें प्रेसिडेंट बनने नहीं देंगे, और अब अगर उन्हें सत्ता हासिल करनी है तो कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। कौन सा तरीका? विदेशी मदद का। 13 जुलाई को अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खामेनेई के साथ रिफ्ट के बाद अहमदीनेजाद अपने विश्वास पात्रों और सलाहकारों से विदेशी मदद के जरिए सत्ता हासिल करने पर बात करते थे। ये बात अखबार को अहमदीनेजाद के ही एक करीबी सहयोगी ने बताई है। अखबार ने एक डिटेल रिपोर्ट छापी जिसका टाइटल है इनसाइड इजराइल सीक्रेट ऑपरेशन टू कल्टिवेट अहमदीनेजाद। इसे मार्क मजेटी, जुलिनी बांस, फरनास फसीही और रॉनन बर्गमन ने मिलकर लिखा है। इसमें दावा किया गया है कि 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया तो उनका लक्ष्य केवल इस्लामिक रिजीम को ख़त्म करना नहीं था, एक ऐसे व्यक्ति को सत्ता भी सौंपना चाहते थे जो ईरान को अंदर से अच्छी तरह जानता हो, और ये व्यक्ति थे ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद। वही अहमदीनेजाद जिन्हें सबसे कट्टर राष्ट्रपतियों में से एक माना जाता है ईरान के जितने हुए इस्लामिक क्रांति के बाद। मोसाद ने बाकायदा इसके लिए प्लान बनाया था, कई ऑपरेशंस तैयार हुए थे। हमले के पहले मोसाद के मुखिया और दूसरे अधिकारी अहमदीनेजाद से विदेश में कई बार मिले भी, और इस प्लान की पूरी जानकारी CIA को भी दी जा रही थी, पर अंततः प्लान फेल हो गया। अखबार का दावा है कि अब इस प्लान के बारे में IRGC को पता चल चुका है। अखबार की रिपोर्ट से नहीं, उससे काफ़ी पहले। इसलिए अहमदीनेजाद ईरान में किसी जगह नज़रबंद रखे गए हैं।
24 घंटे उनकी निगरानी हो रही है। युद्ध शुरू होने के पहले भी वो नज़रबंद ही थे, लेकिन इजरायलियों के साथ उनकी मिलीभगत पता चलने के बाद उनकी निगरानी बढ़ा दी गई है। युद्ध के बाद से उनका कुछ पता भी नहीं चला है। आखिरी बार वो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी के जनाजे में देखे गए थे, उसके बाद से पता नहीं चल रहा है। एनवाईटी की रिपोर्ट ने ईरान की राजनीति में हलचल मचा दी है। सवाल उठ रहे हैं कि जो इजरायल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता हो, उसी देश का पूर्व राष्ट्रपति इजरायल के साथ मिलकर कैसे काम कर सकता है। लेकिन जो लोग अहमदीनेजाद की राजनीति को थोड़ा बहुत भी समझते हैं, उनके मन में ये सवाल भी पैदा हो रहा है कि मोसाद ने अहमदीनेजाद को ही क्यों चुना था। जो व्यक्ति होलोकॉस्ट को झुठलाता है, कहता है कि ये इतने सारे जूस मारे ही नहीं गए, कोई जेनोसाइड नहीं हुआ, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का सबसे कट्टर समर्थक जो व्यक्ति है, जिसने दुनिया की परवाह किए बिना ईरान में यूरेनियम के एनरिचमेंट को बढ़ाया, और जो व्यक्ति खुलेआम इजराइल के खात्मे की बात करता हो, भला उसे ही ईरान का सत्ता क्यों सौंपना चाहता था इजराइल। आज के शो में हम इसी पर बात करेंगे, जानेंगे कि एनवाईटी ने क्या छापा है, हारेट्स ने भी एक रिपोर्ट की है, उन्होंने क्या लिखा है, कितना दम इन दावों में है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। मोसाद के जो कारनामे हैं कुछ इसी तरह के होते हैं कि जब तक उनके बारे में मालूम चलता है तो हकीकत और फसाने में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है दुनिया के लिए। मोसाद का ही एक ऑपरेशन था जिसमें एली कोहेन नाम के जासूस को सीरिया भेजा गया। अब ये कोई आम ऑपरेशन नहीं था, न कोई आम जासूस थे एली कोहेन। कोहेन ने कमाल अमीन ताबित का नाम लिया, सीरियन मिलिट्री के टॉप ब्रास तक अपनी पहुंच बना ली, सीरिया के राष्ट्रपति अमीन अल हाफिज के इतने करीब हो गए कि अगर 1965 में उनके राज से पर्दा न उठता तो डेप्यूटी मिनिस्टर फॉर डिफेंस भी बन सकते थे, शॉर्टलिस्ट तो हो गए थे। सोचिए, एक इजरायली जासूस सीरिया की सरकार में उप रक्षा मंत्री बनने जा रहा था। ऐसा स्पाई ऑप न इससे पहले न बाद में देखा सुना या सोचा भी गया। अगर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क टाइम्स और इजरायली अखबार हारेट्स ने जो रिपोर्ट किया है उस बात को मान लिया जाए तो मोसाद सीरिया वाला अपना रिकॉर्ड तोड़ते तोड़ते रह गया। 28 फरवरी 2026 के रोज़ अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर 1000 स्ट्राइक्स की। जो पहली वेव ऑफ स्ट्राइक्स थी उसी में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के साथ रिजीम के 30 टॉप नेता और अधिकारी मारे गए। कई लोग थे, ईरानी डिफेंस काउंसिल के मुखिया थे अली शमखानी, IRGC के मुखिया थे मोहम्मद पाकपोर, ईरानी सेना के प्रमुख थे अब्दुल रहमान मुसावी। ये सब जो टॉप ब्रास है एक बार में ही मारा गया। कुछ एक अपुश खबरों में ये भी कहा गया कि पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद भी मारे गए, लेकिन ज़्यादा जानकारी आई नहीं। इतना ही कंफर्म हुआ कि इनके यहाँ अटैक हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भी अहमदीनेजाद के घर पर हमला तो हुआ था, लेकिन उन्हें मारने के लिए नहीं। अहमदीनेजाद को रिजीम ने नज़रबंद किया हुआ था। इजरायल और अमेरिका की जॉइंट स्ट्राइक में सबसे पहला निशाना कंपाउंड के उस गार्ड रूम को बनाया गया जहां पर अहमदीनेजाद के अंगरक्षक रहते थे। उसके बाद अंगरक्षकों की जो बख्तरबंद गाड़ी थी उसको टारगेट किया गया। इस अफरा तफरी के बीच एक ब्लैक पूजो गाड़ी वहां पे आती है जिसमें अहमदीनेजाद को बैठाकर एक खुफिया जगह पर ले जाया जाता है। अखबार लिखता है कि अहमदीनेजाद को वहां से ले जाने वाले लोग मोसाद के एजेंट थे, उन्हीं लोगों ने गाड़ी चलाई। अहमदीनेजाद को वहां ज़्यादा देर नहीं रखा गया और वहां से निकलकर वो कहीं चले गए। कहाँ गए, कैसे गए, क्यों गए, ये बात एनवाईटी ने लिखी नहीं है और न ही इस बात की जानकारी कहीं और से निकलकर आई भी है। हारेट्स में भी इसका रेफरेंस नहीं है। लेकिन एनवाईटी ने इजराइल की उन तैयारियों का जिक्र किया है जिससे अहमदीनेजाद को सत्ता सौंपी जानी थी। इन तैयारियों में कम से कम 2 विदेशी यात्राएं शामिल थी। मोसाद किसी दूसरे देश में कॉन्फ्रेंस आयोजित करवाता। बहुत बड़े स्तर की कॉन्फ्रेंस नहीं होती, किसी यूनिवर्सिटी या थिंक टैंक के मंच का इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रैक 2 वगैरह में या इस तरह के ऑपरेशंस में यही होता है। ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में अहमदीनेजाद को फिर दावत दी जाती और उन यात्राओं के दौरान मोसाद के एजेंट उनसे मिल लेते और योजनाओं पर चर्चा करते। पहली यात्रा होती है 2023 में, यानी 2021 में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से रिजेक्ट होने के 2 साल बाद। 2021 दूसरी बार था जब अहमदीनेजाद रिजेक्ट हुए थे। पहली बार रिजेक्ट हुए 2017 में। अक्टूबर 2023 में अहमदीनेजाद जाते हैं ग्वाटेमाला इन्वायरमेंट से जुड़ी एक समिट में शामिल होने के लिए। अब ये जो निमंत्रण था ग्वाटेमाला की सरकार की तरफ से आया था कि भाई फॉर्मर प्रेसिडेंट को हम बुला रहे हैं। ग्वाटेमाला लैटिन अमेरिका के उन देशों में गिना जाता है जिसके इजराइल के साथ बहुत करीबी संबंध है। यहाँ तक कि ग्वाटेमाला उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिन्होंने जेरूशलम में अपनी एम्बेसी बनाई है। ज़्यादातर एम्बेसीज तेल अवीव में हैं। जेरूशलम में कुछ ही देश हैं
यूएस की भी अभी भी बनी है और यूएस को भी मिला के 8 ही देश ऐसे हैं जो यरूशलेम को इजराइल की राजधानी मानते हैं, वहाँ पे अपनी एम्बेसी रखते हैं। अदरवाइज बाकियों के लिए डिस्प्यूटेड है। हिंदुस्तान की भी जो एम्बेसी है वो तेल अवीव में है। तो इसी यरूशलेम में अपनी एम्बेसी खोलने वाले ग्वेटमाला की दावत आई अहमदीनेजाद के नाम। इन्होंने टिकट बुक किया, एयरपोर्ट के लिए निकले, लेकिन एयरपोर्ट पर आने के बाद उनको पता चला कि सरकार ने उन्हें विदेश जाने की अनुमति दी ही नहीं, एयरपोर्ट में बोर्डिंग पास उनको देने से इनकार किया गया। क्या किया होगा अहमदीनेजाद ने? विरोध किया। सोचिए, ईरान में कोई विरोध कर रहा है सरकार के काम का। अहमदीनेजाद एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए, कई घंटों तक एयरपोर्ट के ही लाउंज में रहे। इस दौरान आम जनता उनके साथ तस्वीरें खिंचवाती रही और वो ये सब अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट भी करते रहे। कुछ ही घंटों में यह मुद्दा पूरे ईरान में चर्चा का विषय बन गया कि अहमदीनेजाद प्लेन में नहीं बैठ पा रहे हैं। सरकार पर प्रेशर पड़ा तो सरकार ने फैसला चेंज किया, उन्हें एयरपोर्ट में दिया गया बोर्डिंग पास और विमान में बैठने की अनुमति भी, तो ग्वेटमाला ये चले गए। यही पहली बार उनकी मुलाकात मोसाद के एजेंट से हुई। लेकिन ग्वेटमाला की यात्रा शुरुआत थी। करीब 1 साल बाद 2024 की शुरुआत में ठीक वैसा ही एक और मंच तैयार किया गया हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। राजदूत के जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि यूरोप में अगर इजराइल का सबसे पक्का यार कोई है तो वो हंगरी है। ख़ास तौर पर विक्टर ओरबान वाला हंगरी। उनके ज़माने में बहुत मजबूत रिश्ते थे। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वेस्टर्न यूरोप में ही जो सबसे सगे दोस्त हैं इजराइल के वो बसते हैं। ऐसा नहीं है, पक्का दोस्त हंगरी है ईस्ट में। अब तो ओरबान नहीं है वहाँ पे, लेकिन जिस समय हंगरी में अहमदीनेजाद को दावत दी गई थी उस समय ओरबान ही वहाँ के प्रधानमंत्री थे। हंगरी में भी ग्वेटमाला वाली स्क्रिप्ट दोहराई गई। राजधानी बुडापेस्ट की लुडोविका यूनिवर्सिटी में क्लाइमेट चेंज से जुड़ा एक समिट आयोजित करवाया गया था और यहीं अहमदीनेजाद को दावत दी गई। पर हंगरी सरकार के पास चैलेंज ये था कि पहले वो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए मनाए। हंगरी सरकार के एक अधिकारी ने उस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर गर्गिली डेली को कॉल किया और उन्हें मिशन की गंभीरता समझाई। बताया कि समिट एक बहाना है, असल में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति की मीटिंग करवानी है इजराइल के मोसाद के एजेंट्स के साथ में, तो आपको ये अरेंज करना है। प्रोफेसर डेली को इस बात का डर था एनवाईटी के मुताबिक कि अगर ये बात पब्लिक में आ जाती है कि जो उनकी कॉन्फ्रेंस है वो एक बहाना है, तो उनकी भी साख पर बट्टा लगेगा और विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा पर भी। लेकिन उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि अगर दो दुश्मनों के बात करने से कुछ जानें बचती हैं तो ऐसा करने में क्या बुराई है। इसलिए उन्होंने हाँ की। अहमदीनेजाद को निमंत्रण भेजा गया, वो बुडापेस्ट पहुंचे और सम्मेलन में शामिल भी हुए। एनवाईटी का दावा है कि यहाँ अहमदीनेजाद की मुलाकात मोसाद के चीफ डेविड बर्निया से हुई। बर्निया पिछले महीने मोसाद के चीफ के पद से रिटायर हुए हैं। 5 साल से मोसाद की कमान उनके पास थी। गजा, लेबनान पर हमले से लेकर ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने तक सभी बड़े फैसलों में बर्निया की राय बहुत अहम मानी जाती है। सितंबर 2024 में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह की जब हत्या हुई उसमें भी बर्निया का एक बहुत बड़ा योगदान था, वो डिसीजन मेकर्स में से थे। ऐसे व्यक्ति से अहमदीनेजाद की मुलाकात हंगरी में हुई। एनवाईटी ने लिखा है कि इसी मुलाकात के बाद मोसाद ने CIA को इन्फॉर्म किया कि वो अहमदीनेजाद के संपर्क में हैं, उनको कल्टिवेट कर रहे हैं। अब एक सवाल ये भी आ सकता है कि ईरान का इतना पॉपुलर लीडर किसी दूसरे देश में दुश्मन से मिल रहा है, ये संभव कैसे हुआ? क्या अहमदीनेजाद के साथ जाने वाले डेलीगेशन को भी इसकी जानकारी थी? क्या जो बॉडीगार्ड साथ में जाते थे, सिक्योरिटीज डिटेल के लोग होते थे, उनको भनक नहीं लगी? इसका जवाब भी एनवाईटी देने की कोशिश करता है। अपने रिपोर्ट में लिखता है कि असल में अहमदीनेजाद की रक्षा के लिए ईरानी गार्ड्स की अंसार यूनिट हमेशा उनके साथ चलती थी। वो देश में रहें या विदेश में, बॉडी गार्ड्स हमेशा साथ में रहते थे अंसार यूनिट के। जब ग्वेटमाला गए, हंगरी गए, तब भी इस यूनिट के लोग वहाँ थे। एनवाईटी का दावा है कि उसने इस यूनिट के बॉडी गार्ड से भी बात की है। उन्होंने अखबार को बताया कि अहमदीनेजाद हमेशा कोई ना कोई बहाना बताकर कई घंटों के लिए गायब होते थे। कभी कहते कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से मुलाकात करने जा रहे हैं, तो कभी कोई और बहाना बनाकर जाते थे। विदेश में अहमदीनेजाद की मुलाकात मोसाद से चल रही थी। समिट बहाना होता था, लेकिन पूरी तैयारी से जाते थे। कोट पैड पहनकर अंग्रेज़ी में भाषण देते, स्पीच की शुरुआत कुरान की आयत से करते। इससे किसी को कोई शक भी नहीं होता था। विदेशों में जब मुलाकातें हुई तो इसके बाद एक समझ बन गई कि आगे का प्लान क्या हो सकता है। अखबार लिखता है कि मोसाद ने अहमदीनेजाद की इन यात्राओं के लिए पैसा भी दिया था। सब प्लान के मुताबिक हो रहा था। खामेनेई समेत कई बड़े लीडर्स की हत्या भी प्लान के मुताबिक हो चुकी थी। जहां अहमदीनेजाद को नज़रबंद रखा गया था, वहां से उन्हें आज़ाद भी करवाकर एक खुफिया जगह ले जाया गया था। यहाँ तक कि ट्रंप भी कह चुके थे कि अच्छा यही होगा कि देश के भीतर से ही किसी नेता को सत्ता की कमान सौंपी जाए। फिर क्या चूक हो गई?
ये जो मिशन था, जो इतने आगे बढ़ गया था, फेल कैसे हुआ? इसका कोई स्पष्ट जवाब अखबार में नहीं मिलता है। दो बड़े कारण लेकिन आपको समझ में आते हैं। पहला तो ये कि इजराइल और अमेरिका की जो कैलकुलेशन थी वो सही नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि हमले के बाद ईरान की जनता सड़क पर आएगी और खुद सरकार का तख्ता पलट देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई प्रोटेस्ट नहीं हुए, कोई दंगा नहीं भड़का, उल्टा लोग रिजीम के समर्थन में आ गए। हमलों के बीच ईरानी जनता सड़क पर रिजीम के समर्थन में ही उतरी। दूसरी वजह कुर्द लड़ाकों की कोताही को बताया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि मोसाद ने उत्तरी इराक में कुर्द फोर्सेस को हथियार और ट्रेनिंग दिए थे ताकि वो पश्चिमी ईरान से घुसकर वहां कब्जा करें और फिर तेहरान की तरफ बढ़ें, लेकिन कुर्दों की तरफ से इस तरह की कोई कोशिश नहीं की गई। ट्रम्प नेतन्याहू को बार बार ईरान के लोगों से अपील करने के लिए कहते रह गए कि बाहर निकलिए, लेकिन कोई नहीं निकला और अंततः पूरा प्लान फेल हो गया। हारेत्स ने भी जो अपना वर्जन छापा है घटनाओं का, उसमें भी यही लिखा है कि ट्रंप ने कुर्दों को हरी झंडी कभी दिखाई ही नहीं, इस वजह से भी प्लान फेल हुआ। एनवाईटी की खबर पर लौटते हैं। एनवाईटी ने लिखा है कि अहमदीनेजाद की मोसाद के साथ मुलाकातों के बारे में आईआरजीसी को भी बाद में पता चला। इसके बाद उन्हें नज़रबंद किया गया। अभी वो कहाँ हैं कोई नहीं जानता। अखबार ने अहमदीनेजाद के एक सहयोगी के हवाले से भी दावा किया है कि उन्हें जंग के बाद ईरान की चिंता थी। कहते थे कि जंग के बाद ईरान की सत्ता किसी बाहरी को सौंप दी गई जिसे ईरान की समझ न हो तो बहुत बुरा होगा। बाहरी और नासमझ का मतलब क्या निकालेंगे? क्या अहमदीनेजाद यहाँ रज़ा पहलवी की बात कर रहे थे? मालूम नहीं। एनवाईटी के मुताबिक अहमदीनेजाद खुद को रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन की जगह देखते हैं। अब यहाँ रुककर हमको समझना पड़ेगा कि क्या कह रहे हैं, क्योंकि जनरली येल्सिन वो नेता थे जिनकी झोली में वो वाला रूस आया था जो सोवियत संघ के विघटन के बाद बना। पुतिन के आने के बाद येल्सिन को एक कमज़ोर और कंफ्यूज नेता की तरह दिखाने की बहुत कोशिश हुई, जिसको शराब संभलती नहीं थी। उनकी इस बात की बहुत चर्चा होती है कि वो वोडका पीते थे। लेकिन अहमदीनेजाद की इस कथित बात में येल्सिन का जो रेफरेंस है किसी और तरह से आया है। येल्सिन सोवियत संघ के उन नेताओं में से भी थे जो मानने लगे थे कि कम्युनिज्म बहुत लंबी दूरी तक रूस को नहीं ले जा पाएगा। वो कहते भी थे कि कम्युनिज्म में जो लोग अब भी मानते हैं वो फैंटेसी में जी रहे हैं। येल्सिन के ही ज़माने में सोवियत संघ से रूस बनने का जो प्रोसेस है वो पूरा हुआ, बाद में इसको पुतिन ने आगे बढ़ाया। तो यहाँ ट्रांजिशन की तरफ इशारा है। एनवाईटी ने अहमदीनेजाद के सहयोगी के हवाले से लिखा कि अगर अहमदीनेजाद सत्ता में आते तो इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य होते, ईरान अब्राहम अकॉर्ड में भी शामिल होता, यानी ईरान मान लेता कि इजराइल नाम का कोई देश है। डेथ टू इजराइल से इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लेना ये बहुत बड़ी छलांग होने वाली थी। एनवाईटी की रिपोर्ट में इतने बड़े बड़े दावे आपको मिलते हैं, इससे ईरान की राजनीति में ज़रूर कुछ आपको हलचल देखने को मिलेगी। ईरान में बहुत सारे आम लोगों को इन दावों से झटका भी लगा होगा, क्योंकि अहमदीनेजाद की छवि ईरान में एक कट्टर नेशनलिस्ट नेता की है। 2005 से 13 तक ईरान के राष्ट्रपति रहे हैं। उस दौर में उन्हें ईरान के सबसे हार्ड लाइन नेताओं में गिना जाता था। उनके शासनकाल में ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को स्पीड दी। इसी के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों को शक होने लगा कि ईरान बम बना लेगा। 2009 में जब वो दोबारा राष्ट्रपति चुने गए तो देश में खूब दंगे हुए। तब उन्होंने इन प्रदर्शनकारियों का दमन किया था, अपने विरोधियों को जेल भेजा, कई लोगों को फांसी की सज़ा दिलवाई। इन दो चुनावों में न केवल गार्जियन काउंसिल ने उन्हें चुनाव लड़ने की मंजूरी दी, बल्कि 2005 वाले चुनाव में तो खामेनेई ने उनका खुलकर समर्थन भी किया था, उनके ही कैंडिडेट थे। लेकिन राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद उनकी राजनीति बदलती। उन्होंने इजराइल के खिलाफ पहले जैसी तीखी भाषा का इस्तेमाल कम किया, पहले फिर बाद में बंद कर दिया। इंटरव्यू देने लगे, भाषण में ईरान के पॉप म्यूज़िक पर बात करने लगे, कई बार ईरानी सुरक्षा बलों की सख्ती की आलोचना करने लगे। ऐसा लगने लगा कि वही अहमदीनेजाद जिन्हें कभी कट्टर पंथ का प्रतीक माना जाता था, अब खुद को एक मॉडरेट, एक सुधारवादी नेता के रूप में रीब्रांड करना चाह रहे हैं। सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, अपना पहनावा भी बदल रहे थे। अहमदीनेजाद की पहचान बन गई थी उनकी ढीली ढाली खाकी जैकेट, उसको उन्होंने त्याग दिया। सिले सिलाए महंगे सूट पहनने लगे, बिखरी हुई दाढ़ी को संवारना शुरू किया, अंग्रेज़ी सीखी, अच्छी बोलते पहले भी थे, अच्छी अंग्रेज़ी सीखी। ये बदलाव इतने ड्रामेटिक थे कि ईरान के अंदर इसकी चर्चा हुई थी कि रिटायर होने के बाद इनको क्या हो गया। तेहरान में अपने दफ्तर में अहमदीनेजाद रोज़ सुबह कई घंटों तक आम लोगों से मिलते थे, आउट ऑफ पावर थे, जबकि लोग अपनी शिकायत लेकर उनके पास आते, सरकारी दफ्तरों में फंसे कामों के लिए मदद मांगते, कभी कभी लोन दिलवाने तक के लिए अहमदीनेजाद मंत्रियों को सिफारिशी पत्र लिखते थे कि इसका काम करवा दो। इसके साथ साथ लगातार पूरे ईरान को टूर करते रहते।
शहरों से लेकर छोटे कस्बों और गांव तक जाते समर्थकों से मिलते रहते और अपनी राजनीतिक पकड़ को बनाकर रखने की कोशिश करते, क्योंकि ईरानी सिस्टम में जो इस्लामिक रिजीम है वहाँ पे आप अगर आउट ऑफ पावर हैं तो विजिबिलिटी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, आपको जाके लोगों से मिलना पड़ता है, आप किसी माध्यम पे दिखते नहीं हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस्लामिक रिजीम से उनके रिश्ते ख़राब भी हुए, क्योंकि 3 बार उन्हें चुनाव लड़ने से रोका गया, फिर भी वो अप्लाई करते रहे। गार्डियन काउंसिल ने उनका टिकट काटा और यही वजह थी कि अहमदीनेजाद की राजनीति बदली भी। 2017 में अहमदीनेजाद ने एक और ड्रामेटिक काम किया, डोनाल्ड ट्रंप को ओपन लेटर लिखा। इसमें ट्रंप के मुस्लिम बैन की आलोचना की उन्होंने। ट्रंप के बाद उन्होंने MBS को चिट्ठी लिखी सऊदी में। ये चिट्ठियां बिना रिजीम की इजाज़त के लिखी गई थी और जिसको अहमदीनेजाद का एक बागी कदम माना गया कि आप अप्रूवल नहीं ले रहे हैं, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। इन्हीं वजहों से उन्हें संदेह की नज़र से देखा जा रहा था। NYT ने मई 2026 में भी इस लाइन पर रिपोर्ट छापी थी कि इजराइल अहमदीनेजाद से संपर्क में था, लेकिन अब उसने बहुत डिटेल में सब कुछ छापा है। इतना ही नहीं, इजराइल का अखबार है हारिज, उसने भी एक रिपोर्ट छापी है, इनसाइड द मोसाद प्लॉट टू इंस्टॉल इजराइल्स आर्च एनिमी अहमदीनेजाद एज ईरान्स लीडर। माइकल हाउसर तोव की इस रिपोर्ट में भी यही कहा गया है कि ऐसा प्लान था। इसमें बताया गया है कि किस तरह इस प्लान को लेकर नेतन्याहू ने मोसाद से हुई मीटिंग्स में प्लान डिस्कस किया था। NYT और हारिज दोनों ने रिपोर्ट सूत्रों के आधार पर छापी है, लेकिन क्या हम इन्हीं रिपोर्ट्स को अंतिम सत्य मान सकते हैं? क्लियर जवाब नहीं है, लेकिन कुछ फैक्ट्स आपको बता सकते हैं जो इन रिपोर्ट्स पर सवाल भी पैदा करती हैं। पहला, जब सब कुछ तय हो चुका था तो 28 फरवरी वाले दिन अहमदीनेजाद उस खुफिया जगह से क्यों भागे जहाँ पे जिस कंपाउंड में उनको रखा गया था? इससे तो डाउट पैदा हुआ। जिन लोगों के साथ वो गए थे, अगर वो मोसाद के ही लोग थे तो इन लोगों का क्या हुआ? आज ये एजेंट्स कहाँ हैं? दूसरा बिंदु, अली खामेनी के जनाजे में अहमदीनेजाद शामिल हुए, सार्वजनिक रूप से सड़क पर चल रहे थे, जबकि 2 फॉर्मर प्रेसिडेंट हसन रूहानी और मोहम्मद खातमी को जनाजे में शामिल होने की दावत तक नहीं दी गई। पॉइंट नंबर 3, अगर अहमदीनेजाद के संबंध रिजीम के साथ इतने ही खराब हो गए थे तो फिर खामेनी ने राष्ट्रपति पद से हटाने के बाद एक्सपीडियंसी डिसर्नमेंट काउंसिल में क्यों रखा? ये ईरान में एक पावरफुल बॉडी है जो संसद और गार्डियन काउंसिल के बीच कानूनी समझ बनाती है और विवादों को सुलझाती भी है। अभी तक इन खबरों पर ईरान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि युद्ध के दौरान इस तरह की खबरें चलती हैं तो प्रोपेगेंडा तेज करते हैं, दोनों साइड्स करने की कोशिश करती हैं। याद कीजिए, युद्ध की शुरुआत में अमेरिकी अखबारों ने दावा किया था कि ये MBS का आइडिया था कि ईरान पर हमला तेज करना चाहिए। अमेरिकी मीडिया में दावा खूब चला, पूरी दुनिया की मीडिया ने इस पर खबरें की, कवर किया। बाद में मालूम चला कि सऊदी और अमेरिका इस लड़ाई को लेकर उतने भी एक नहीं थे जितना दावा इन रिपोर्ट्स में किया जा रहा था। बाद में तो दोनों पक्षों में एक फॉलिंग आउट हो जाती है, मतभेद होता है। सऊदी ट्रंप को ऑपरेशन के लिए प्रिंस सुल्तान एयरबेस का इस्तेमाल करने से रोकता भी है, रूबियो गुस्सा हो जाते हैं, सऊदी नहीं जाते हैं। तो हम नहीं जानते हैं कि जो दावे किए गए हैं हारिज में, NYT में, उनकी वेरासिटी क्या है, ये कितने सच हैं। लेकिन एक बात आपको ज़रूर बता सकते हैं कि युद्ध अभी भी चल रहा है। 17 जून को साइन हुआ MOU अब थोड़ा क्रैक होते हुए दिख रहा है। अब तक ईरान कह रहा था कि हॉर्मुज़ पर उसका कंट्रोल है और वो टोल लेगा। अब ट्रंप ने भी कहना शुरू कर दिया कि हॉर्मुज़ पर मेरा कंट्रोल है, जहाज़ निकालना है तो मैं टोल लूँगा, 100 रुपये का माल है तो 20 रुपये मुझे चाहिए। यहाँ ट्रंप ने दूसरी बार ईरान को कॉपी किया। पहले ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज़ खुलवा देंगे, नहीं हुआ तो कहने लगे कि अब हम भी ब्लॉकेड लगाएंगे। खुलवा नहीं पाए तो कहा कि हमने ही बंद किया है। अब जब ईरानी टोल का समाधान नहीं मिल रहा है तो ट्रंप ने टोल हटवाने की जगह अपने टोल का ऐलान कर दिया। मतलब 2 देश हैं जो हॉर्मुज़ खेल रहे हैं और कीमत चुका रहे हैं, वो देश जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं है। 14 जुलाई को ही ईरान ने UAE के एक ऑयल टैंकर पर हमला किया, जिसमें एक हिंदुस्तानी नाविक की मौत हो गई और 8 लोग घायल हुए, जिनमें से 6 भारतीय हैं। हिंदुस्तान ने ईरानी मिशन के डिप्टी चीफ मोहम्मद जावेद हुसैनी को तलब किया है, उनको बताया है कि भारत को ये सब ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन इससे वो नाविक वापस अभी नहीं आ पाएंगे। G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से कहा था कि आप MOU बातचीत में समंदर में काम करने वाले नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि भारतीय नाविकों की एक बड़ी संख्या वहाँ पे काम कर रही है, युद्ध क्षेत्र में उनकी भी जान गई है। पर ट्रंप ने तो इसके उलट फैसला लिया है और ख़ुद को हॉर्मुज़ का असली बॉस अब वो बता रहे हैं। देखना होगा कि इस पॉइंट पर जाकर ये जंग शांत होती है। राजदूत पर हम जंग से जुड़े अपडेट्स आपको देते रहेंगे, और अगर इस अहमदीनेजाद वाले इस स्पाइसी गॉसिपी चैप्टर में कोई नई जानकारी बाहर आती है तो वो भी आपको बताएंगे। आज का राजदूत साजिद ने लिखा था और अयान ने इसे रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।